क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट जेई का अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा और भी AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की तैयारी भी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन क्लास 9th एंट्रेंस के पेपर। ये 2022 का जो AMU का 9th क्लास का जो टेस्ट हुआ था उसके पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो है हम लोग मैथ का सेक्शन करेंगे। इसमें इसके 3 पार्ट होंगे। एक तो मैथ का करेंगे, एक साइंस का करेंगे और एक लैंग्वेज का करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मैथ का कर रहे हैं क्योंकि मैथ में थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए हम लोग सबसे पहले मैथ करके दिखा रहे, साथ ही जो ट्रिक्स होंगे वो भी बताते रहेंगे। तो वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को देखें, समझे, क्योंकि इसमें हम लोग पेपर के साथ साथ बहुत सारे आपको गाइडलाइन भी देंगे जो आपके टेस्ट की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको देखते हैं। ये जो पेपर है 9th क्लास का AMU का, इसमें जो मैथ का जो सेक्शन शुरू हो रहा है वो 56 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। पहले में जो लैंग्वेज दे रखा है हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उसके बाद साइंस दे रखा है, और वो दोनों मिलाकर सेक्शन जो है 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन 56 ऑनवर्ड जो है ना मैथ का दे रखा है। इसमें आप लोग तो पता ही होगा, बहुत सारे भाई जो है ना वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको 9th क्लास का फॉर्म कब आएगा, AMU का फॉर्म कब आएगा और क्या सिलेबस है वो सब बता चुके हैं। और आप देखते भी हैं, उनको पहचानते भी हैं, तो वो काफ़ी आप लोग को हेल्प करने हैं फॉर्म भरने में, फॉर्म के आने में इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इन्फॉर्मेशन। मगर हम आपको करा रहे हैं कंटेंट जिससे आपका सिलेक्शन होगा। इन्फॉर्मेशन से तो आप फॉर्म भर लेंगे और जानकारी कर लेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देने के, क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे करेंगे, ये तो सीखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग करा रहे हैं। क्या पता है कि थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि 9th क्लास का जो क्वेश्चन आते हैं कितने आते हैं और क्या क्या सेक्शन है। तो ये टोटल क्वेश्चन जो है 85 आते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 85 है ये। इसमें से 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ का है, ऐसा ही 30 क्वेश्चन जो है साइंस का है, और 25 क्वेश्चन तीनों लैंग्वेज मिलाकर, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस उर्दू, ठीक है ना, ये तीनों मिला के 25 क्वेश्चन, इस तरह से 85 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये पहले में लैंग्वेज दे रखा है इस पेपर में 25 क्वेश्चन, फिर साइंस 30 क्वेश्चन है, यानी 55 क्वेश्चन हो जाता है। ये टोटल 55 क्वेश्चन हो जाता है। और ये 56 से मैथ का सेक्शन चालू है 85 क्वेश्चन तक। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने 56 लिखा है, क्या दे रखा है ये समझ में आ गया। ये इस क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसकी एक सिग्निफिकेंस है। क्या बताया कि बहुत लोगों ने आप लोगों को कहा होगा कि भाई 9th क्लास में इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगा, और ना जाने क्या क्या अपने हिसाब से वो बताते हैं, जो उनको समझ में आता है या जो उनकी तजुर्बे है उसके हिसाब से वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे, ये तो सभी को पता होगा या सभी लोगों ने बताया होगा कि साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरा क्वालिफाई हूँ, इंटरव्यू के लिए कॉल हो, तो आपको मैथ को छोड़ नहीं सकते, ठीक, क्योंकि 25 लैंग्वेज है, 30 साइंस है। ऐसा नहीं कि आप पूरा लैंग्वेज के हर क्वेश्चन सही कर दो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। साइंस में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन लगने सुनने को इजी लगता है साइंस, लेकिन ऐसा नहीं कि 30 के 30 क्वेश्चन सही हो जाए। तो इनमें से आप कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे।
तो अगर 55 क्वेश्चन में आप मान लो 45 सही कर लिए, बहुत अच्छा मेहनत किए, 45 में भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैथ करना ही होगा। बहुत लोग सोचते हैं अरे चलो इसको कर लूँगा, फिर मैथ में थोड़ा सा कर लूँगा तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो क्या है कि मैथ करना होगा, 30 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा। क्योंकि अगर मान लो आप मैथ कुछ किए जो आता है और आपने कर लिया, 65 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 65 क्वेश्चन आपने कर लिया, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। आपका टोटल जो है 65 क्वेश्चन हो गया सब मिलाकर, और सही है 65 क्वेश्चन। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इसलिए आपके गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग कोई टेंशन तो है नहीं, 65 हो गया। लेकिन 65 पे ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो इसके बाद जो है वो 15 मार्क्स का है इंटरव्यू, जो ना ये 85 तो ये है, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। इसमें मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 8, 9, 10 मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होंगे तो 10 ले सकते हैं, तो 75 हो जाएगा। कितनी बात सुन में आगे चले। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 85 में से 70, 72, 75 तक भी जाएंगे, वो 70, 80 के रेंज में भी पहुँचेंगे। कुछ एक्सेप्शनली बच्चे भी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, जिनका मैथ अच्छा होगा, ये वही बच्चे वहाँ तक जाएंगे, 75 प्लस पे जाएंगे। 75 के ऊपर जाने के लिए मैथ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हमें मैथ नहीं आता तो दूसरों को मैथ नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जिनको मैथ साइंस बहुत अच्छा होता है। तो वो सब बच्चे जो लोग 70, 75 के ऊपर होंगे, वो उनके जो टोटल होगा रिटर्न का, वो इससे आपसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर इंटरव्यू में अगर उनका मैथ अच्छा है, साइंस अच्छा है, तो ज़ाहिर है उनका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। हमने तो 10 नंबर आपको दे दिया जो लोग एवरेज थे उसको। लेकिन ऐसे बच्चे होंगे जो लोग एक्स्ट्रा है और ठीक ठाक है, वो लोगों को 10, 12, 10, 11 तो उनको भी मिल जाएगा, तो वो हमेशा ही आपसे आगे होंगे। कितनी बात सुन में, हमेशा ही आपसे आगे होंगे। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स है एमयू जितना इनटेक करती है रियल एडमिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए 1/3 होता है। यानी कि इंटरव्यू के लिए जो लोग कॉल होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं रियल इनटेक के मुकाबले में। रियल इनटेक के मुकाबले में कहने का मतलब है कि मान लो 50 बच्चों को लेना है, तो ये 50 बच्चे ये चाहिए, तो ये 150 बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, 3 टाइम्स कॉल करेंगे। यानी इसमें से 150 बच्चे जिनका इंटरव्यू में कॉल आया है, उनमें से 100 बच्चे अभी भी बाहर जाने हैं। क्या समझ में आया? 100 बच्चे अभी भी बाहर जाने हैं, उन्हें सिर्फ 85 बच्चे लिए जाएंगे क्योंकि उनके पास 50 का ही इंटेक है। ऐसे ही जितने भी स्कूल है एमयू का, आप लोग जो लोग बहुत सारे भाइयों ने वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे आपका 9th क्लास मिंटो सर्कल में होता है बॉयज़ के लिए, ABK यूनियन में होता है, सिटी स्कूल में होता है। ठीक है, तो उन सब में जितने भी सीट्स हैं वो हम अलग वीडियो बना के दिया है हमने। हमारा भी एक वीडियो है 9th क्लास पे, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जितने भी सीट्स हैं उसके 3 टाइम्स तो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे वो, यानी 2/3 को इंटरव्यू के बाद निकलना ही निकलना है। तो बच्चे का कौन फाइनली, वो जो लोग इनमें और इनमें अच्छा करके रखा है। ठीक है ना, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इंटरव्यू में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मैथ से भागेंगे तो नहीं होने वाला। ठीक है, भागना ही नहीं बल्कि उसमें इंटरेस्ट लेना है, अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तभी जाके आपको फाइनल लिस्ट में फाइनल एडमिशन मिलेगा। आप जो तैयारी या यहाँ पे आएंगे फॉर्म भरेंगे, सिर्फ ये थोड़ी है कि आप खाली फॉर्म भर दिए इंटरव्यू के लिए आ गए, नहीं आया नाम, या इंटरव्यू के बाद वापस चले गए, इसके लिए नहीं भर रहे। तो वो लोग जो लोग एमयू में वाकई एडमिशन लेना चाहते हैं, ये मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मैथ साइंस, सर ये जो लैंग्वेज है ये साइंस है, ये तो आसान पड़ता है, लेकिन मैथ से या ये सोच के कि मैथ में इतना कर लूँगा तो मेरा तो हो जाएगा इंटरव्यू में हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में नहीं आने वाला। कितनी बात सुन रही? तो फाइनल लिस्ट के लिए, अगर फाइनल लिस्ट में आपका नाम यानी एमयू में एडमिशन चाहिए तो मैथ को इम्प्रूव करिए। ठीक है, और मैथ कैसे इम्प्रूव होगा वो हमारा वीडियो आता है, हम वीडियो बना के सभी चैप्टर्स को, NCERT के जो 8th क्लास का मैथ है, सभी चैप्टर को बना के वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग।
अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन कंप्लीट हो जाएगा वो, तो उसे पढ़िए। साथ ही हम लोग उसमें शॉर्ट ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि कम से कम टाइम में कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो हम उसे चेक करिए, और उसको चेक करने और पढ़ने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। मैं ज़रा सा ये सोल्यूशन मैं कुछ करके दिखाता हूँ कि मैं कैसा बताता हूँ, कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद फिर और हम इस पर डिटेल बताते रहेंगे, और किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछते रहना। इसे मिटाता हूँ, पहले ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 56 क्वेश्चन नंबर मैं लिखा हुआ है 2022 का, ये 2022 का ये पेपर है एएमयू का, एएमयू क्लास 9th ओरिजिनल पेपर 2022 सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो ये है 56 अ लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड। एक लाइन बनाया गया है जो ब्रोकन नहीं है, बिल्कुल हार्ड लाइन है। ऐसे भी बहुत सारे ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, हार्ड लाइन। कभी कभी हम लोग ब्रोकन लाइन भी ऐसे ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बताया कि इनमें से कौन सा लाइन होगा जो हार्ड लाइन होता है। लीनियर ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, हिस्टोग्राम होगा, बार ग्राफ होगा, ठीक है। इसको आप देखते हैं पहले तो लीनियर ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th क्लास में है, 2 वेरिएबल भी होता है आगे क्लास में जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बिल्कुल जैसे इस तरह से मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। कई सारे पॉइंट्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं टेबल बना के। तो ये अनब्रोकन लाइन है, ब्रोकन नहीं है, ठीक है ना, अनब्रोकन, ठीक। ये ऐसे हार्ड लाइन हम लोग खींचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनब्रोकन लाइन खींचते हैं। अब ये चलते पाई चार्ट, 8th क्लास में थोड़ा सा दे रखा है पाई चार्ट, लेकिन मैं उसको समझाता हूँ। पाई चार्ट क्या होता है बेसिकली, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हम लोग पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट बेसिकली एक हम लोग ऐसा सर्किल लेते हैं और इस तरह से सर्कल हार्ड लाइन से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हार्ड लाइन से भी बना सकते हैं सर्कल। कितनी बात सुनी। अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी की सैलरी है, उस सैलरी में कुछ उसका पैसा जो है ना रेंट में चला जाता है, कुछ उसका पैसा जो है एजुकेशन में चला जाता है, कुछ उसका बच्चों के एजुकेशन में चला जाता है और खाने में चला जाता है, कुछ ऐसा जो हेल्थ के लिए चला जाता है, कुछ सेविंग होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें इस तरह से सेक्शन वाइज ये सेक्शन हम लोग बनाते हैं। जैसे ये यहाँ से इतना दिखा दिया, एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, वो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन आपके क्लास में जो 8th क्लास में दे रखा है वो एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा, वो वैल्यू के रिस्पेक्ट में दे रखा है। इतना रुपया खर्चे में चला गया, इतना रुपया किराए में चला गया, इतना रुपया पढ़ाई में चला गया, इतने रुपये सेविंग हुआ, ठीक है, इतने रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ के लिए चला गया। या फिर रुपये में नहीं दिया तो परसेंटेज में देते हैं, इतने परसेंट इनकम का यहाँ चला गया। तो इस तरह से हम लोग एक दिखाते हैं उसको, इस हम लोग कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है ना, पाई चार्ट, ठीक। इसमें ब्रोकन लाइन भी यूज़ करते हैं, ब्रोकन लाइन भी यूज़ करते हैं, इस तरह से हम लोग दिखाते भी है सर्कल को। ऐसे बोला कि हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है कि एक ग्राफ इस तरह से बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसे दिखाते हैं इस तरह से, लेकिन ये सभी ब्लॉक जो है इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, इस तरह से ये कंटिन्यूअस ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक एक के बाद एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस ब्लॉक होते हैं। इनको कहते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ। इसमें जो है ना हम लोग ब्रोकन लाइन इसमें भी ब्रोकन लाइन बनाते हैं। जैसे हम लोग ऐसे ऐसे दिखाने के लिए ब्रोकन लाइन, फिर यहाँ से बना लिया, फिर यहाँ से ऐसे दिखा दिया, फिर ये ऐसे ले लिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हम लोग ब्रोकन लाइन भी जहाँ ज़रूरत के हिसाब से ब्रोकन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है हिस्टोग्राम, यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है ना इस तरह से ब्रोकन लाइन भी इसमें यूज़ करते हैं, या फिर शेडिंग कर लेते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है, एक शेड करते हैं, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ऐसे हम लोग शेड करके दिखाते हैं, ठीक है ना, या फिर अलग अलग डिज़ाइन है अलग अलग चीज़ को दिखाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग एक हिस्टोग्राम दिखाते हैं। एक आता है बार ग्राफ,
बार ग्राफ में क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसमें जो बार ग्राफ में एक ग्राफ यहाँ प्लॉट कर दिया, एक सेक्शन रेक्टेंगल का ये हो गया, दूसरा एक बार ग्राफ ऐसे दिखाते हैं, ये अलग हो गया। तो ये कंटिन्यू हो, बार ग्राफ जरूरी नहीं कि कंटिन्यू होगा, सेपरेट डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। जैसे और ये दिखाने का बार ग्राफ में क्या दिखाते हैं कि 1970 में जो गेहूं की प्रोडक्ट हुआ इतना हुआ, 1985 में गेहूं का प्रोडक्ट इतना हुआ, और 1990 में कितना हुआ। तो इस तरह से अलग अलग साल में 2 साल 4 साल का गैप में कितना पैदा हुआ, कितना घटा बढ़ा, उसको दिखाने के लिए, या पॉपुलेशन को दिखाने के लिए कि 1975 में कितना पॉपुलेशन था, 1980 में कितना हुआ। ऐसे कल अलग अलग टाइम में अलग अलग जो एक वेरिएशन था उसको दिखाने के लिए इस तरह से अलग अलग रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना के दिखाते हैं। कितनी बात में इसे कहते हैं हम लोग बार ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें भी शेड करते हैं, शेड करने का तरीका शेड करके दिखाते हैं, इसमें भी शेड करते हैं, यानी पाई चार्ट में भी शेड करते हैं, सॉरी हिस्टोग्राम में भी शेड करते हैं, ये बार ग्राफ में भी शेड करते हैं। और यहाँ पे जो पाई चार्ट है यहाँ पे भी एक शेड करके दिखाते हैं, ऐसे शेड करते हैं, किसी में जैसे ये इस तरह से डॉट से शेड कर देते हैं, इस तरह से शेड कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से सेट करते हैं, किसी में इस तरह से गोल गोल सा बना लेते हैं, इस तरह से दिखाने का तरीका है बड़ा। तो क्या हुआ कि इन तीनों में पाई चार्ट में इस तरह से ब्लॉक बना के उसको दिखाते हैं हम लोग, शेड करना, डॉट लेना, क्रॉस लेना, पॉइंट लेना, किसी भी तरीके से दिखाते हैं। तो इसमें करते हैं। हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस होता है, उसमें भी शेडिंग करते हैं। बार ग्राफ में अलग अलग होता है और इसमें भी डिज़ाइन बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे 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 भी दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। लेकिन लाइन में क्या है, लीनियर ग्राफ में एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बनाते हैं टेबल, जो लोग ग्राफ बनाए हैं या ग्राफ बनाते होंगे या ग्राफ कोई पढ़ा होगा, किया होगा, तो पॉइंट्स को सिलेक्ट करते, उस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो हो जाता है लीनियर ग्राफ। कितनी बात में वहाँ शेड वेड नहीं बनाते, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा है अ लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन, यानी पूरा लेंथ जो लिखेंगे वो कोई ब्रोकन नहीं होगा, ना कुछ और उसमें करेंगे, सिर्फ ज्वाइन करते हैं, इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये ए आंसर है इसमें, लाइन ग्राफ 56 का ए, यहाँ पे इस तरह से ये आंसर हो गया। कहाँ समझ में आया, यहाँ से अभी इसके चैप्टर के भी जाके आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा, लेकिन इसका आंसर हो गया ए, ठीक। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 57 नंबर क्वेश्चन मैथ का 9th क्लास। क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर इसको। If the cost price of 18 chairs be equal to the selling price of 16 chairs, find the loss or gain percent। चॉइस दे रखा गेन, ए नंबर में दे रखा गेन बार 12% होगा, बी लॉस 12.5% होगा, सी लॉस 12% है एंड डी गेन 12.5%। ये चॉइस दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है पहले वो समझाता हूँ मैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 18 चेयर का सेलिंग प्राइस 16 चेयर के बराबर है तो फायदा होगा या नुकसान होगा, पहले तो ये। और दूसरा ये अगर नुकसान हुआ तो कितने % का नुकसान हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने % का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे समझ लीजिए सवाल को क्या दे रखा है ये कि कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 18 चेयर्स is equal to SP of 16 chairs, ठीक है ना, ये दे रखा है। 18 चेयर जितने में खरीदेंगे 16 चेयर को बेचने के बाद उतना पैसा आ जाएगा, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हो गया हमें, क्योंकि 18 चेयर को खरीदने के लिए जितना पैसा लगा है 16 को ही बेचने के बाद उतना पैसा आ जाएगा, तो अभी भी 2 बच गया हमारे पास चेयर, तो उस 2 चेयर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारे प्रॉफिट में आएगा, यानी इसमें प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना % का होगा वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट है यानी आंसर इसका
ए या डी में से कोई होगा, क्योंकि ये भी गेन लिखा है, ये भी गेन लिखा है, बाकी ये दो लॉस लिखा है, तो लॉस तो नहीं हो रहा, तो ए एंड डी में से आंसर होगा। कितनी बात सुनी, आगे चले। अब कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितना परसेंट का लॉस होगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मैं एक पूरे मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा जिससे आप कम से कम टाइम में कर सकते हैं। आगे चले। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कॉस्ट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी ₹1। ठीक है, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस ₹1 ले लिया। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, XY भी ले सकते हैं, लेकिन XY लेने के बाद क्या होगा कि वो एक इक्वेशन बन लेगा थोड़ा सा, और फिर वो उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा और टाइम ले लेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके चलते हैं। तो क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ सोल्यूशन में कर रहा हूँ, इतना तो समझा दिया कि क्या प्रॉफिट होगा लॉस होगा। लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द CP ऑफ 1 चेयर भी ₹1, एक हो गया, ₹1 का ले लिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स, 18 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ₹18 हो जाएगा। ₹1 का 1 पड़ता, ₹18 के 18 पड़ेंगे। ठीक है, कितनी बात सुनी। अब क्या बताया कि हम लोग बेच रहे हैं कितने, 16 बेचने के बाद हमें कितने आ जाएंगे, ₹18। 16 चेयर को अगर सेलिंग प्राइस सेल करते हैं तो हमें ₹18 मिल जाएंगे। तो क्या समझ में आया, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू ₹18। 16 चेयर को बेच के ₹18 आ जाता है। तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर, ठीक है ना, एक चेयर का कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो 16 जो है ना 18/16 हो जाएगा। इस तरह से यूनिटरी मेथड से 16 चेयर का कीमत 18, तो एक चेयर का कीमत कितना, 18/16। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/8 आ जाएगा। 9/8 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना है एक चेयर का, ₹1, और 9/8 ये ₹1 से ज़्यादा है। 9/8 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इट इज ग्रेटर देन 1। तो 9/8 है तो ये 1 से ज़्यादा है। कितनी बात सुन, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा एक चेयर में, एक चेयर के सेल में कितना होगा, SP माइनस CP। ठीक है ना, SP कितना है 9/8 और CP कितना, एक चेयर का 1। ठीक है ना, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 1/8 इतने का प्रॉफिट होगा एक शेयर को। एक शेयर को अगर हम लोग बेचते हैं, एक शेयर को खरीदते हैं, तो एक शेयर पे हमें 1/8 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर बोला कि कितना परसेंट, यानी ₹100 का अगर इन्वेस्टमेंट हो तो कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितना परसेंट, परसेंट मतलब 100 पे, यानी ₹100 का अगर इन्वॉल्वमेंट है यार, 100 रुपया लगाते तो कितने रुपये का हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के, प्रॉफिट परसेंट के लिए, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, निकालने के लिए प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, 1/8 हमारा प्रॉफिट है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो डिवाइड करते हैं इसको परसेंटेज के ऐसे साइन लगा देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में लेंगे, लेकिन जो डिवाइड वाला होता है उसको ये साइन लगा देते हैं, परसेंटेज का साइन। अब इसको 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 2 8, 4 25, 25 4 100, और 2 से इसको 25 को करेंगे तो 12.5% का प्रॉफिट हो गया ये हमारा। कितनी बात सुन में। और इस तरह से अगर आंसर देखते हैं तो ये डी हो जाएगा, ए नहीं है, डी होगा ये आंसर। ठीक है, 57 का डी आंसर होगा। कितनी बात सुन में। इसको मैं एक बार और से समझा देता हूँ। क्या है
कि जब भी कभी इस तरह से नंबर ऑफ आर्टिकल का प्रॉफिट निकालना होता है तो हम लोग पहले हर एक आर्टिकल का कॉस्ट मान लेते हैं कि मान लो कॉस्ट प्राइस इतना है। आसान करने के लिए हमने 1 रुपया ले लिया, ठीक है। तो 18 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है 16 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर इज इक्वल टू ₹18 कर दिया हम लोग ने, और ये CP ऑफ 18 रुपीज़ हो गया, क्योंकि 1 रुपया का 1 चेयर पड़ता है तो 18 चेयर का 18 रुपये पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है, लॉजिकली ये सही नहीं है भाई, 1 चेयर 1 रुपया का कैसे पड़ेगा, एक टॉफ़ी नहीं आता 1 रुपये का और चेयर एक कैसे आ जाएगा। लेकिन हमें करने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए हमने कर लिया। तो 18 चेयर का 18 रुपये का हो गया कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 16 चेयर का 18 रुपया हो गया, ठीक। तो 1 चेयर का कितना हो गया 9/8 सेलिंग प्राइस हो गया। तो 1 चेयर को बेचते हैं तो 9/8 1 से ज़्यादा होता है, और ख़रीदते हैं 1 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होता है SP माइनस CP होता है। SP माइनस CP लगा दिया हमने 9/8 - 1, इसको एलसीएम करके निकालेंगे तो 1/8 का प्रॉफिट हो गया। ये तो 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज में निकालना हो, 100 रुपये पे अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो, 100 रुपये का CP हो, तो उस पर कितना परसेंट का, तो परसेंटेज में चेंज करने का एक आसान सा तरीका है कि 100 से मल्टीप्लाई करिए जो भी प्रॉफिट हो रहा है, या अगर लॉस है तब लॉस में भी ऐसे ही करते हैं। परसेंटेज में अगर चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड वाला होता है वो साइन में चेंज होता है, इस तरह से परसेंटेज का साइन होता है, और बाकी ये जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से ये 12.5% का प्रॉफिट हो गया है। कितनी बात सुन में ही आगे चले, आगे बोला क्या कि एक शॉर्टकट मेथड भी है। अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से करके ये तो कैसे करेंगे, हम शॉर्टकट एक मेथड बताते हैं, ठीक है ना। इसे मिटा दें हम लोग, ये मिटा दें हम लोग। ये शॉर्टकट मेथड हम बताते हैं। उधर से दिख रहा ना, इसमें आ रहा, वहाँ जो लिख रहे थे तो आ रहा था ना। शॉर्टकट मेथड में क्या बताया कि जितना हमारा CP है या जितने आर्टिकल को परचेज करते हैं या कॉस्ट प्राइस लगाते हैं, जैसे इस सवाल में बोला क्या कि 18 का जितना कॉस्ट प्राइस है 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ही हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल is equal to SP of Y article is equal to SP of Y article, ठीक है ना। X नंबर ऑफ आर्टिकल का जितना कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस Y आर्टिकल के बराबर है। जैसे इस क्वेश्चन बोला क्या कि 18 जो चेयर है उसका जो कॉस्ट है 16 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे X जो है ना 18 है और Y कितना है 16 है, 16 है। अब हमारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला दे रखा है वो ये दे रखा है कि X माइनस Y अपॉन Y इंटू 100%, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल इंटू 100%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये क्या दे रखा है X कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल, तो कितना, इस सवाल को करना चाह रहे हैं हम लोग इसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो कितना दे रखा 18 चेयर का
18 शेयर का हम लोगों ने कॉस्ट ले लिया 18 रुपये, एक एक करके लिया था हम लोगों ने। सेलिंग प्राइस कितने का? 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 18 का कॉस्ट प्राइस 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अपॉन ये y है तो नीचे y यानी कि 16 आएगा, ठीक है, इंटू 100%। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 2/16, 2/16 इंटू 100%। 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 8 को 2 से काट लेंगे, 4 से काटते हैं, 4 to the 8, 4 25 25/2% आ गया, 12.5% आ गया। कितनी बात समझ में? कितना शॉर्टकट, कितना ट्रिकी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जितने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जितने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस वालों को x मान लो, सेलिंग प्राइस को y ले लेते हैं, y से दिखा देते हैं, ठीक है ना। जैसे सवाल में बोला कि 18 शेयर का जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, वो 16 शेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 18 का कॉस्ट प्राइस हमने x ले लिया, x से दिखा दिया, और 16 के सेलिंग प्राइस यानी 16 को y से दिखा दिया, और फिर नीचे ये y है, ये याद रखिए नीचे y है। तो x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, ये कॉस्ट का है, वो सेलिंग वाले नंबर है, ये नीचे सेलिंग का नंबर है, ये डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर दिया। कितना आसान है इस फॉर्मूले से करना। तो हमने पहले जो था वो तो हम लोग एक तरीका जो हम लोग का क्लास में पढ़ाते हैं कंसेप्चुअल सवाल के बेस पे, जो हमारा कंसेप्ट होता है उसके हिसाब से समझाते हैं, वो उतना टाइम लेगा उस तरह से करेंगे। तो अब कंपटीशन में उस तरह से बहुत सारे बच्चों को आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड मैंने यहाँ साथ साथ बता दिया, अगर ये आपको याद है, और इस तरह के सवाल जो ये सवाल है 57, इस तरह का सवाल 9th एंट्रेंस में बहुत ही कॉमन है, आए दिन आता ही रहता है। तो ऐसे ये फॉर्मूला बहुत काम का है। कितनी बात सुन में आगे चले, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो इसे नोट करिए। और इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए, वहाँ जब एकेडमिक पढ़ा के देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं, ताकि फॉर्मूले जो है आपको, ये शॉर्टकट फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, नोट करिए। मैं अगला चलता हूँ। जितने भी मुश्किल सवाल हैं, मुश्किल तो होंगे ही, मगर उनका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है और मैं वो बताते चलूँगा। ठीक है, तो अगर चाहते हैं आपको सिलेक्ट होना तो इन शॉर्टकट फॉर्मूले को भी बहुत जल्द वो ध्यान करना है, याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सेंटर पे टाइम तो होता नहीं है, बहुत कम टाइम होता है। जितना टाइम बचाएंगे उतना फ़ायदा होगा। चलिए नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन 58 मैं लिख के कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा 58 क्वेश्चन आ गया 9th क्लास 2022 इंट्रेंस का पेपर का AMU का, और ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या है। इन व्हाट टाइम विल ₹4,400 becomes ₹4,576 at 8% per annum interest compounded half yearly। चॉइस दे रखा, पहला 2/3 years, 1/2 years, C 3 years और D 1/3 years। क्या बताया कि कितने दिनों में या कितने साल में 4,400 रुपीज़ 4,576 हो जाएगा 8% के इंटरेस्ट से। ठीक है, अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो ये चॉइस दे रखा 2/3 years, 1/2 years, 3 years एंड 1/3 years, ये चॉइस दे रखा है। कंपाउंडेड का क्वेश्चन तो करा ही होगा, बुक में दे रखा है, 8th क्लास में NCERT में दे रखा है, मगर वहाँ पे क्या दे रखा है कि एक अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो वहाँ पे एक रूल भी है कि जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है वो हाफ कर देते हैं, और जो नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है या नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर एनम होता है वो डबल कर देते हैं। हाफ ईयरली का मतलब क्या है या परसेंटेज का मतलब क्या है कि बोला कि अगर मान लो 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, यानी कोई पैसा
1 साल तक रखेंगे तो हमें 10% का मिलेगा या 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, पूरे साल तक रखेंगे तो या पूरे साल तक हमें यूज़ करें तो हमें 10 रुपया देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे। लेकिन अगर मान लो 6-6 महीना में कैलकुलेशन हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, 6-6 महीने में हिसाब हो रहा है, तो वो अब वो पूरे जो 10 साल का था, वो पूरे साल का 10% था, वो आधे साल में 5% के रेट से कैलकुलेट होगा, तो रेट तो आधा हो जाता है। और साल में पहले एक बार होता था कैलकुलेशन, अब 6-6 महीने में होगा तो साल में 2 दफ़ा वो कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या देखा गया कि जब भी कभी हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है ना डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है ना। सोल्यूशन इधर से मैं करता हूँ, ये सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है, प्रिंसिपल जो पैसा जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये जैसे यहाँ पे 4400 प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, और ये कितना हो जाएगा 4576 रुपये, ये अमाउंट के नाम से कहते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹4400, ये तो P आ गया वैल्यू, और अमाउंट कितना हो जाता है, ये ₹4576 हो जाता है ये। ठीक, ये जो है ना हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। व्हेन हाफ ईयरली कंपाउंडेड, जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले रेट था उसका आधा हो जाएगा। अब जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो पहले यहाँ पे दे रखा 8%, तो 8 का आधा कर लीजिए तो ये 4% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नंबर ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं, या एक साल में कितनी दफ़ा कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन कहिए, कन्वर्जन कहिए, यानी उसको हिसाब किताब होगा वो 2T डबल हो जाएगा। मान लो कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल 2 साल के रखा गया, तो एक साल में 2 दफ़ा कैलकुलेट होगा, दूसरे साल में 2 दफ़ा, तो टोटल 4 दफ़ा कैलकुलेट होगा, तो 2T कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। अब ये जो था, ये तो हमारा प्रिंसिपल था 4576 अमाउंट था। तो अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है याद तो होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी अच्छी बात है, हम तो कुछ कर सकते नहीं। मैं लिख के दिखाता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन R डैश अपॉन 100 रेज़ टू द पावर T डैश। ठीक है ना, T डैश जो नया कन्वर्जन के बाद आएगा। ये R डैश है, ये जो 4% है ना, ये हम लोग R डैश लेंगे। ओरिजिनल रेट तो 8% का था। ये अमाउंट है हमारा 4576, ये 4400 है ये, और ये 1 प्लस ये जो रेट है 4% हो गया हाफ ईयरली होने की वजह से, और ये T डैश जो ना 2T के बराबर है। ये वैल्यू समझ में आपने कैसे डाला, ये अमाउंट का वैल्यू, ये प्रिंसिपल का वैल्यू, ये 1 था, ये नया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल दिया 4%, और ये नंबर ऑफ कन्वर्जन साल में कितनी था, वो पूरे साल में कितना, तो हाफ ईयरली होने की वजह से 2 से मल्टीप्लाई 2T कर दिया। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। ये मैं थोड़ा इधर लेके आऊँगा क्योंकि हमें जगह है नहीं, दोनों चीज़ दिखाना है आप लोगों को, तो इसको मैं इधर करके दिखाता हूँ। ये जो 4400 है, ये इसका मल्टीप्लाई में था, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 4576 अपॉन 4400, और ये 1 प्लस इसको 4 से काट देंगे, 4 1 ज़ा 4, 425 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1/25 इंटू 2T। ठीक है, इसे अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 4 से कट जाएगा, तो 4 से काट देते, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, ये 2 0,
4 से कट गया, इसे भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, ये 5 है तो 4 1 जा 4 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये आ गया हमारा। ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, ये 2 0 हमने रख लिया यहाँ पे, 11 1 जा 11, और ये 4 है, होगा नहीं तो 1 0 ले लिया, तो ये दोनों ले लेंगे 44, 11 4 जा 44, ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब ये फिर 25, ये 4 से कट जाएगा, 4 25 जा 100 और 4 26 जा, तो ऊपर में अब बचा 26, नीचे में 25, ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 26/25 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, 25 यहाँ चला जाएगा प्लस 1 26, तो 26/25 2t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 26/25 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये 26/25 26/25 दोनों इक्वल है, तो ये जो पावर है ये दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग, पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो ये जो 1 है ये 2t के बराबर हो जाएगा, 2t, और t इज इक्वल टू 1/2। क्या समझ में आया कि टाइम जो लगेगा हाफ ईयर लगेंगे, इतना साल की ज़रूरत पड़ेगी, हाफ ईयर, ठीक है ना। सवाल बोला था कि 4,400 रुपये कितने साल में या कितने टाइम में 4,576 रुपीज़ हो जाए, तो 8% के रेट से अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो उसके हिसाब से सिर्फ हाफ ईयर यानी कि 6 महीने में ये हो जाएगा, 6 महीने में ये हो जाएगा। कितनी बात में मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कितने साल में या क्या रेट ऑफ कन्वर्जन, एनुअली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली भी तो होता है, क्वार्टरली भी होता है, तो उसका जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, वरना फिर वो तो हमारा जो हमने बताया था कि एकेडमिक के लिए एनसीईआरटी का हम लोग बना रहे हैं या उसमें रख दिए जा रहे हैं लेक्चर, तो वो बच्चे जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ये तो हम सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे हमें करना है उसे, और अगर शॉर्टकट मेथड है तो शॉर्टकट मेथड से भी कर लेते हैं हम लोग। कितनी बात में ये तो ऐसे ही कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें आगे कहा नहीं, कहाँ समझ में नहीं आया है, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा ये, अभी भी आगे हम लोग करेंगे, अभी यहीं पे रहने देते हैं इसको।